इंडिया और कश्मीर के दरमियान आर्टिकल 370 खत्म होने के 1 बरस मुकम्मल होने पर इदारा संगर का खसूसी प्रोग्राम पेश खिदमत है। हमारे इस खसूसी प्रोग्राम के मेहमान खास हैं जनाब विवेक सिन्हा साहब, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट, तज्जियाकार और ऑनलाइन नशरियाती इदारे न्यूज इंटरवेंशन के चीफ एडिटर और फाउंडर हैं, जबकि रेडियो इंडिया में साउथ एशिया के अमूर पर भी प्रोग्राम करते हैं। संगर मीडिया की जानिब से इस खसूसी प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद अपने नाजरीन को इंडिया की हुकूमत की जानिब से कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के हवाले से सही जानकारी देना है, क्योंकि जब कश्मीर में इंडियन हुकूमत ने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया तो पाकिस्तानी हुकूमत, उसकी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी मीडिया ने एक गलत प्रोपेगेंडे के ज़रिए अवाम को गुमराह करने की अपनी अनथक कोशिश की। यह एक हकीकत है कि आर्टिकल 370 मौज पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और जम्मू कश्मीर की वरासती हुक्मरानों के हुक्मरानी का एक मुहशी और कब्जा जाती कार्ड था, जिसके बलबूते पर वो कश्मीर में मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को दवाम दे रहे थे। लेकिन इस आर्टिकल के खात्मे के बाद इस ग्रोह की हुक्मरानी का खात्मा हो गया। इस आर्टिकल की हकीकत क्या है और इसके खात्मे से जम्मू कश्मीर के अवाम को उसके क्या फ़वाइद मिलेंगे, आइए इस पर नज़र करेंगे। विवेक सिन्हा साहब, हम आपको संगर मीडिया के इस वीडियो प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। विवेक सिन्हा साहब, हमारे नाजरीन या दर्शकों को बता दीजिए कि असल में आर्टिकल 370 है क्या? देखिए, आर्टिकल 370 ये एक टेम्पररी प्रोविजंस था, जो कि भारत का जब संविधान, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, उस वक्त जम्मू कश्मीर में जो हालात थे उनके मद्देनजर इसको एक टेम्पररी प्रोविजंस के नाते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। अब वो जो वहाँ के जो हालात थे, उन हालात पे मैं बताता हूँ। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला किया जम्मू कश्मीर स्टेट पर, और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा बना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने साइन किया और इसके साथ ही पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने हमला किया हुआ था और उसके बाद में ये मसला यूनाइटेड नेशंस में गया और तमाम तरह की बातें हुई जिसपे दुनिया भर में चर्चा होती रहती है, तो ये उस दौरान चल रहा था। अच्छा, उसी दौरान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट भी बन रहा था, उस पर चर्चाएं हो रही थी, डिबेट हो रहा था पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में। चूंकि जम्मू कश्मीर में स्पेसिफिक हालात थे, पाकिस्तान ने हमला किया हुआ है, यूएन में गया हुआ है मसला और तमाम तरह के उनके नुमाइंदों से बातचीत चल रही थी, तो एक टेम्पररी प्रोविजंस रखा गया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बाकी जो प्रोविजंस हैं उनको किस तरह से जम्मू कश्मीर स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इसलिए जब ये ड्राफ्ट, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब डिबेट हो रहा था, तो इस पूरे मसले को, जम्मू कश्मीर का जो ये पूरा मसला है, इसको आर्टिकल 306A के तहत इस पे डिबेट चल रहा था। यही 306A जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब फाइनलाइज हुआ तो इसका नाम फिर 370 पड़ा, आर्टिकल 370 जिसको लोग जानते हैं। इसमें बहुत ही स्पष्ट क्लियर शब्दों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 21st चैप्टर में मेंशन है कि दिस इज अ टेम्पररी प्रोविजन रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। कहीं पर भी स्पेशल ऑटोनॉमी, स्पेशल स्टेटस या ये बात कि आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं था। और दूसरी बात, इस आर्टिकल के प्रोविजंस में जो इसके जो सब क्लॉजेज हैं उसमें क्लियरली मेंशन था कि इंडियन प्रेसिडेंट जब भी चाहेंगे इस आर्टिकल को हटा सकते हैं। वही सेम चीज हुआ था जब पिछले साल अगस्त 5, 2019 को इंडियन पार्लियामेंट ने एक बिल पेश करके इन आर्टिकल 370 को हटाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और दूसरा, इसमें एक अहम चीज मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब ये डिबेट चल रहा था, भारत आज़ाद हो चुका था, तो उस दौरान जम्मू कश्मीर का एक मेजर पोर्शन, लगभग 1/3 के करीब हिस्सा है,
जिसको कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाते से जानते हैं, और जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी आता है, तो ये सारा हिस्सा पूरा पाकिस्तान के कब्जे में था। तो इन सारी चीज़ें जो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल तौर से जो हो गई थी, उस दौरान में जो घटनाएं जो घटी हुई थी, इनको हैंडल करने के लिए, इनके ऊपर बातचीत करने के लिए, इनको देखने के लिए ये आर्टिकल 370 का एक प्रोविजन बनाया गया था, जो कि निहायत ही टेम्पररी था और कुछ समय के लिए ही था। इसको उसी समय, कुछ समय के बाद ही इसको हट जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सारे प्रोविजंस उस आर्टिकल के अंदर होते हुए भी, कि एक प्रोविजन था, उसमें एक सब क्लॉज था कि इंडियन प्रेसिडेंट इस आर्टिकल को जब भी उनको ठीक लगेगा वो हटा सकते हैं। इसको 70 साल लग गए हटाने के लिए। तो ये एक बहुत ये कहें कि दुष्प्रचार का या प्रोपेगेंडा का हिस्सा रहा कि आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, और ये अगर नहीं रहेगा तो शायद जम्मू कश्मीर के इसके लीगल स्टेटस पे सवाल उठने लगेंगे। तो ये बात बिल्कुल ही प्रोपेगेंडा के तहत कही जा रही थी। और ये बात समझने की बात है कि जो कोई भी प्रिंसली स्टेट अगर एक डोमिनियन का हिस्सा बना, जो हिंदुस्तान का अगर इंडियन डोमिनियन का हिस्सा बना, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने की वजह से बना था, जो कि महाराजा हरि सिंह ने, जो जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा थे उस वक्त, उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को साइन करके भारत के साथ विलय किया था पूरे जम्मू कश्मीर राज्य का, और जिसमें कि आज का पीओके भी आता है। जिस पीओके में हम अगर बोलें कि गिलगिट बाल्टिस्तान का भी एरिया है, तो पूरा पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान वो पूरा ही भारत का एरिया है। विवेक सिन्हा साहब, 370 के क्या नुकसानात थे, इसकी आप वजाहत कीजिए ताकि हमारे नाजरीन को सही जानकारी मिल सके। देखिए, 370 से नुकसानात तो बहुत सारे थे। अब जैसे ये एक टेम्पररी प्रोविजन, जैसे मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर के लिए उस समय के जो कुछ अलग तरह के हालात थे, पाकिस्तान ने अटैक करा हुआ था, एक बड़ा पोर्शन जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के कब्ज़े में था और आज भी है। तो एक वहाँ पे एक अलग तरह की स्थिति थी। उस स्थिति से निपटने के लिए ये 370 का प्रोविज़न लाया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस 370 आर्टिकल 370 की आड़ में बहुत सारे जो वेलफेयर प्रोविजंस थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो वहाँ पे लागू नहीं होते थे। वो फिर कुछ जो चुनिंदा जो वहाँ पे जो उस समय के जो पॉलिटिशियंस थे, जिसमें शेख अब्दुल्ला सबसे आगे थे और सबसे उस समय के बड़े पॉलिटिशियंस थे, और उसके बाद उनकी फैमिली और तमाम तरह के जो उनके साथ रहने वाले लोग थे, वो आकर के इस 370 की आड़ में, क्योंकि कुछ उनको स्पेशल प्रोविजंस के तहत उन लोगों ने एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, आर्टिकल 35A, जो कि मई 14, 1954 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया, विच वाज एक्चुअली एन अमेंडमेंट। और ये बैकडोर अमेंडमेंट था। और अफसोस की बात है कि ये चीज़ इंडियन पार्लियामेंट में कभी पेश नहीं हुआ। उस समय के जो इंडियन प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने मना भी किया वर्बली। ये सारी बातें रिकॉर्डेड हैं। लेकिन फिर भी ये आर्टिकल 35A आया, और इस आर्टिकल 35A और 370 का मिला जुला असर ये हुआ कि बड़े सारे जो वेलफेयर प्रोविजंस वुमेन के लिए थे, महिलाओं के लिए थे, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए थे, ओबीसी के लिए जो वेलफेयर प्रोविजंस थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो बाद में आया, और भी तमाम जो जितने भी जो लोगों को, जिससे आवाम को जिससे फ़ायदा पहुंच सके, वो सारे प्रोविजंस को वहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट होने दिया गया। क्योंकि उन्होंने जो आर्टिकल 35A जब लाया गया, तो उसमें ये सारे जितने भी प्रोविजंस थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन सब में उन्होंने एक क्लॉज, सब क्लॉजेज ऐड कर दिया, एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो जो एक्सेप्शंस जो क्लॉज लेकर के आ गए, तो वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता था। अच्छा, दूसरी बात एक ये भी रहे कि इस पूरे दौरान में पिछले 70 सालों में हमेशा जो वहाँ के पॉलिटिशियंस थे वो बात करते थे ऑटोनॉमी की, वो बात करते थे स्पेशल पैकेजेस की, करोड़ों रुपए की। अब ये करोड़ों रुपए जो दिल्ली में बैठे जो पॉलिटिशियंस थे, जो हुक्मरान थे, वो तो इनको ग्रांट कर देते थे, लेकिन वो पैसा किस मद में खर्च होगा, कहाँ खर्च होगा, क्या वो वाकई वो उस जगह पे खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका कोई ऑडिट नहीं हो पाता था। ना तो कोई इस पे कोई सुनवाई होती थी, ना वहाँ की जो कश्मीर की जो आम जनता थी
वो अगर इस बारे में जानना चाहे तो वो इस पे कोई पिटिशन नहीं दायर कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे प्रोविजंस वहाँ पे अप्लाई नहीं होते थे। तो ये जो एक प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री की तरह से, एक इंटरप्राइज की तरह से कश्मीर को चलाने का जो एक मुहिम चला, वो आर्टिकल 370 की वजह से ही हुआ। और इसी वजह से वहाँ पे आप देखिएगा कि जब ये पिछले वर्ष जब 5 अगस्त 2019 को जब ये हटाया गया, आर्टिकल्स को जब हटाया गया है, तो आम जनता बिल्कुल खुश रही। ऐसा कोई रेवोल्यूशन या रिवोल्ट नहीं हुआ कि ये जनता सड़क पे निकल आएगी और लोग इसके बारे में प्रोटेस्ट करने लगेंगे, जैसा कि कहा जा रहा था। पाकिस्तान कह रहा था, कुछ चंद जो कश्मीर बेस्ड, वैली बेस्ड, खास तौर से मैं यहाँ पे ये भी स्पेसिफाई कर दूँ, कुछ कश्मीर वैली बेस्ड पॉलिटिशियंस कह रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त इस पर रिवोल्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अमनो चैन रहा वहाँ पे। अभी 1 साल होने जा रहा है, आज भी अमन चैन है, क्योंकि सारे वेलफेयर प्रोविजंस अब वहाँ अप्लाई हो रहे हैं। और जो पैसा जा रहा है सेंटर की तरफ से, नई दिल्ली की तरफ से जो जा रहा है पैसा, वो कहाँ पे खर्च होना है इसका पूरा पूरा ब्यौरा रखा जा रहा है, हिसाब किताब मांगा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। तो ये सारा काम हट जाने के बाद हुआ है, जो कि पहले नहीं हो पा रहा था। विवेक सिन्हा साहब, आर्टिकल 370 से किसको फायदा था, इस बारे में तफसील से बता दीजिए। देखिए, आर्टिकल 370 से फायदा सिर्फ और सिर्फ कश्मीर घाटी के कुछ रूलिंग पॉलिटिकल फैमिलीज को था और सेपरेटिस्ट को था, जो अलगाववादी, जो सेपरेटिज्म की बात करते थे कश्मीर घाटी में खास तौर से। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 370 और आर्टिकल 35A की वजह से वहाँ पे एक अलगाववाद की जो बुनियाद रखी गई, जो 70 सालों तक चलती रही, तो इसने एक कश्मीर को पूरे एक एंटरप्राइज का शक्ल दे दिया, जिसको कि इन पॉलिटिकल फैमिलीज और सेपरेटिस्ट ने अपने फ़ायदे के लिए खूब बुनाया। और इन्होंने अपने हिसाब से जो इनको लगता था कि इससे हमारा फ़ायदा होगा, वैसे प्रोविजंस लेकर आए। जैसे कि आर्टिकल 35A के तहत ये एक PRC का एक नया मुद्दा गढ़ा गया। इस PRC का मतलब था परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जो कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदा होने का एक सर्टिफिकेट होता था। तो वो जहाँ पे भी उनको लगता था कि हाँ, इस जगह पे हमारा सपोर्ट बेस नहीं है या इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा, उनको वो PRC नहीं देते थे। अब वो वहाँ के, जब वो जम्मू कश्मीर के सिटीजनशिप जब नहीं होता था, तो उनका कोई पॉलिटिकल वॉइस नहीं होता था जम्मू कश्मीर में। और दूसरा फिर ये होता था कि जितना भी फंड्स जाता था नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, वो ना तो जम्मू को मिलता था और ना ही लद्दाख को मिलता था। और कश्मीर घाटी में भी कुछ पॉकेट्स में जहाँ इनका होल्ड था, कुछ शहरों में, कुछ उन शहरों के किसी किसी मोहल्ले में, वहीं पे वो डेवलपमेंट का वो पैसा पूरा जो स्टेट के लिए मिलता था उसको खर्च किया जाता था। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं था, रोड्स एकदम खस्ता हालत में थे, बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, पीने का पानी नहीं मिल पाता था लोगों को। तो ये सारा जो इन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ 370, आर्टिकल 370 की वजह से ही था। और इसकी वजह से इन लोगों ने बहुत प्रोपेगेंडा के तहत बड़ा अच्छा एक सिस्टम बनाया था कि 3 आवाज़ में बात करते थे। जब ये दिल्ली आते थे, जो पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, घाटी के पॉलिटिशियंस की, जब ये दिल्ली आते थे तो ये कहते थे कि हाँ, कश्मीर भारत का अटूट अंग है और भारत माता की जय के नारे लगाते थे। जब ये घाटी में होते थे तो वहाँ पे ये कश्मीर सेपरेटिज्म की, अलगाववाद की बात करते थे। और इंटरनेशनल फोरम्स पे ये बात करते थे कि कश्मीर इज़ एन अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ इंडियन पार्टीशन। तो ये 3 तरह का जो ये बात करते थे, अलग अलग ऑडियंस को अपने हिसाब से समझाने के लिए और अपने फ़ायदे के लिए, ताकि इनका जो सत्ता जो है वो वैसी की वैसी ही रहे। और जो वेलफेयर प्रोविजंस हैं जिनसे आवाम को फ़ायदा होना है, वो प्रोविजंस ना लग पाए, उससे आवाम जो है ये आवाज़ ना उठा पाए। और नई दिल्ली के जितने भी जो IPC के जो केसेस जो बनते हैं या जो धाराएं लगती हैं, वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे वेलफेयर प्रोविजंस नहीं इम्प्लीमेंट होने देते थे। तो कुल मिला जुला करके एक बिल्कुल एक एंटरप्राइज, एक इंडस्ट्री का शक्ल दे दिया था ये कुछ फैमिलीज़ ने और सेपरेटिस्ट ने खास तौर से। और जो वहाँ की जो जनता थी, उनको बरगला करके, उनके हाथ में पत्थर दे करके, उनको पत्थरबाज या संगबाज जो कश्मीरी में कहते हैं,
कि वो संगबाजी के लिए भेज दिया जाता था और ये कहते थे कि हाँ आप आज़ादी के लिए लड़िए, और अपने बच्चों को इन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप के यूनिवर्सिटीज़ में भेज दिया बाहर पढ़ने के लिए, और वहाँ पे जो आवाम, जो गरीब, जो कश्मीरी बच्चे थे, उनके हाथ में पत्थर पकड़ा करके, बंदूक पकड़ा करके एक अलगाववाद की एक बुनियाद रखी। तो फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ कुछ राजनीतिक फैमिलीज़ को, कुछ पॉलिटिकल फैमिलीज़ को, वैली के कुछ फैमिलीज़ को और सेपरेटिस्ट को हुआ। आवाम को बिल्कुल भी नहीं हुआ, ना तो कश्मीर वैली की आवाम को हुआ और ना ही जम्मू के और ना ही लद्दाख के। और इसीलिए अगेन मैं फिर ये बात को दोहराना चाहता हूँ कि जब ये आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को जब हटाया गया अगस्त 5, 2019 को, तो पूरा महकमे में चर्चा हो रही थी, इस तरह का बताया जा रहा था कि कश्मीर की आवाम सड़कों पे निकल आएगी, एक रिवोल्ट हो जाएगा और लोग जो है इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन में हिंदुस्तान की सरकार ने कुछ चुनिंदा पॉलिटिशियंस को रखा जो कि गड़बड़ी फैला सकते थे, बस। बाकी जो है वहाँ पे कोई डिटेंशन में नहीं था, कहीं कोई इश्यूज़ नहीं था। इंटरनेट का जो ब्लॉकेड था वो सिर्फ सिक्योरिटी के एंगल से था, क्योंकि पाकिस्तान सोशल मीडिया से या और भी तरीके से बरगलाने की कोशिश करता है वहाँ की जनता को या वहाँ के जो अलगाववादी जो ताकतें हैं उनको। तो वो एहतियातन तौर पर इंटरनेट का ब्लॉकडाउन हुआ था, और ऐसा कुछ भी नहीं था। और आवाम बहुत खुश थी कि हाँ अब जो पैसा आएगा, जो फंड्स आएगा कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, वो वहाँ के डेवलपमेंट में खर्च होगा, ना कि पॉलिटिशियंस, कश्मीरी पॉलिटिशियंस और वो सेपरेटिस्ट उनकी तिजोरी भरने के काम आएगा। तो फ़ायदा अगर मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस और कश्मीरी सेपरेटिस्ट को हुआ था। विवेक सिन्हा साहब, हमारे नाजरीन यह जानना चाहते हैं कि आर्टिकल 370 के खत्म होने से कश्मीर के आम लोगों को क्या फायदा हुआ है? देखिए, आर्टिकल 370 और 35A की वजह से जितने भी वेलफेयर प्रोविजंस थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। अब वो हट जाने से वो सारे प्रोविजंस लागू हो रहे हैं। तो जैसे अगर मसलन मैं बताऊं, SC ST का जो पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन था वो वहाँ इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, जिनकी आबादी एक अच्छी खासी है, मेरे ख्याल है 14-15% है पूरे स्टेट में, तो वो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं था वो अब उनको मिलने लगा है। OBCs जो अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको रिजर्वेशन मिलने लगा है। राइट टू एजुकेशन आ गया है। सबसे अहम बात है कि जो वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए, जो लवाइकिनों के लिए जो वेलफेयर प्रोविजंस थे, जैसे पहले था कि अगर कश्मीर की बेटी अगर भारत के किसी और लड़के से शादी कर लेती है तो वो सारे प्रॉपर्टी राइट्स उसके ख़त्म हो जाते थे स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर में। वो अब ख़त्म हो गया है। अब अगर वो कहीं पे भी शादी करे और उसको जो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, अपना जो पुश्तैनी जो हिस्सा है वो मिल रहा है उसको। CAG के प्रोविजंस, वहाँ पे जो ऑडिट के होने के जो प्रोविजंस हैं वो लागू हो रहे हैं। अब जो डिलिमिटेशन जो होनी थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की, जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, वो रुका पड़ा था काफ़ी लंबे समय से, और उसकी वजह से राजनीतिक फ़ायदा जो इन कुछ चुनिंदा पार्टीज़ को मिल रहा था वो अब लागू हो रहा है। जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जो PRC मैंने बताया, वो अब ख़त्म हो गया है। तो अब एक नया प्रोविज़न आया कि अगर 15 साल तक कोई भी भारत का नागरिक अगर जम्मू कश्मीर स्टेट में रह रहा है तो वो एलिजिबल हो जाता है जम्मू कश्मीर स्टेट का सिटीज़नशिप पाने के लिए। जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको वहाँ का सिटीज़नशिप मिला। जो अलग जगह से, जो वेस्ट पाकिस्तान से जो रेफ्यूजीज़ आए थे पार्टीशन के दौरान में, उनको वहाँ का रेजिडेंशिप मिल गया है। अब वो वहाँ पे वोट डालने का अधिकार मिल गया है। वो वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हैं। तो ये जो तमाम जो प्रोविजंस थे, जो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल इलेक्शंस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को जो एम्पावरमेंट था वो रुका हुआ था 370 और 35A की वजह से, वो अब लागू हो गया है। तो ये तमाम जो फ़ायदे जो पहुंचने थे आवाम के लिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बनाया गया था और जिसको ये लोग नहीं लागू होने दे रहे थे,
और मज़े की बात है कि कभी भी प्रोपेगेंडा के तहत जब चर्चाएं होती थी 370 और 35A की, तो इन बातों पे चर्चाएं नहीं हो करके हमेशा इसको ऐसे दिखाया जाता था कि ये 370 की वजह से जो है जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया और अभी भी मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये सारे जो है सब वेलफेयर प्रोविजंस हैं। ये आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये प्रोविजंस लाए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको कि ये लोग पिछले 70 सालों से वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे थे। अब वो सारे प्रोविजंस जो हैं वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और जो जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है उसको अगर कोई शिकायत होता है किसी भी सरकारी महकमे में या कोई किसी पॉलिटिशियन से या पॉलिटिकल गवर्नमेंट से, तो वो स्ट्रेट अवे आकर के एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है, जैसे कि भारत का कोई भी जो अलग जो और राज्य से जो और स्टेट के जो सिटीजन्स हैं उसी तरीके से। तो ये सारे जो फ़ायदे जो हैं जो अभी तक नहीं पहुंच पा रहा था, वो पिछले 1 साल में धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में पहुंचना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि जब जम्मू कश्मीर स्टेट का जब बात होता था तो हमेशा कश्मीर वैली की ही बात होती थी, कभी भी जम्मू की बात नहीं होती थी, कभी भी लद्दाख की बात नहीं होती थी। अब वो चीज़ नहीं है। लद्दाख एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना है, तो उसके लिए एक अलग से बजट जाता है दिल्ली से, और वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर सकते हैं। उनका जो अलग जो वो अपने हिसाब से जो डेवलपमेंट चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, वो लोकल लेवल पे डिसाइड कर सकते हैं। वो एक जो हर जगह जो हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में जिस तरह का जो प्रोविजंस है वो वहाँ पे भी मिला हुआ है। सिमिलरली कश्मीर वैली में भी डेवलपमेंट हो रहा है और जम्मू में भी डेवलपमेंट हो रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ जो एक अनफिनिश्ड एजेंडा अगर मैं बोलूं तो वही रह जाता है कि पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और गिलगिट बाल्टिस्तान है जो कि अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको भारत में मिलाने का एक एजेंडा रह जाता है। वही एक अनफिनिश्ड एजेंडा है इंडियन पार्टीशन का कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहिए।